हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष क्लासेज के इस सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए सभी प्यारे विद्यार्थियों के साथ उत्कर्ष का राम राम। सभी विद्यार्थियों का स्वागत, अभिनंदन और आभार है। आज के इस विशेष सेशन में हम चर्चा करेंगे वो 30 क्वेश्चन जो हमारे आने वाले एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स में, आने वाली आपके डब्ल्यू के एग्जाम्स में, या यूँ कहें कि एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिशन के एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, चाहे वो भले ही जेट हो या CUT हो। तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर आज के इस सेशन में चर्चा कर लेते हैं। आइएगा, आज के इस सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पर है, ये रहा। देखिएगा, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? ग्रीन ईयर डिजीज इज रिलेटेड टू विच क्रॉप? तिल। तिल में नहीं होता, तिल में आपकी माइकोप्लाज्मा की वजह से फाइलोडी होती है, ये ध्यान रखना आपको। फाइलोडी होती है तिल में, ये ध्यान रखना आपको। धान में क्या होता है? तो आपके ब्लास्ट डिजीज, पायरिकुलेरिया ओराइजा। तो धान में क्या होती है? धान में होती है आपके ब्लास्ट डिजीज, ये ध्यान रखना, ठीक है। ब्लास्ट, पायरिकुलेरिया ओराइजी। सरसों में जैसे आपके क्या है? तो सरसों में जैसे आपके व्हाइट रस्ट, एल्बुगो कैंडिडा। और बाजरे में ये आपके होने वाला प्रमुख रोग है। होता किसकी वजह से है? तो देखिएगा, होगा कवक की वजह से, और उस कवक का नाम क्या है? स्पोरा ग्रेमिनिकोला। ये क्या है? ग्रेमिनिकोला, इसकी वजह से होता है। देखिएगा, हरित बाली में क्या होता है? दानों के स्थान पर लुक लाइक ग्रीन फाइबर का निर्माण। तो ध्यान रखना, यहां पर हरी बालनुमा संरचना बनती है, ये ध्यान रखना। तो ग्रीन ईयर किसको इंपैक्ट कर रही है? ये ध्यान रखना, ये आपके इंपैक्ट कर रही है उसके हेड को, यानी कि आपका जो सिट्टा है बाजरे का, उसको प्रभावित कर रही है। इसी का एक और नाम लेते हैं हम, डाउन्यू मिल्ड्यू। क्या कहते हैं? तो हम नाम लेते हैं डाउन्यू मिल्ड्यू। और जब डाउन्यू मिल्ड्यू की बात होती है तो आपको पता है कि डाउन्यू मिल्ड्यू कहाँ प्रभावित करती है? तो डाउन्यू मिल्ड्यू लीफ को प्रभावित करती है, ये ध्यान रखना है। और ये आपके किसको प्रभावित करेगी? आपके जो बीज होते हैं वहां आपके क्या बन जाएंगे? लुक लाइक फाइबर स्ट्रक्चर, ये ध्यान रखना, रेशे बन जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा, इसमें एक और होती है आपके अर्घट। क्या होता है? अर्घट, उसे कहते हैं, अर्घट को क्लेविसेप्स, क्या कहते हैं? क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मेसिस। क्या होता है? फ्यूजिफॉर्मेसिस, ये ध्यान रखना, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, फ्यूजिफॉर्मेसिस। तो राइट आंसर क्या हो जाता है इसका? डी जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ये ध्यान रखना है आपको। देखिएगा, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, टिड्डी चेतावनी संगठन की स्थापना कब और कहां की गई? इसे इंग्लिश में कहा जाता है लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, LWO। आपको ये पता है कि LWO कहां है? तो ये जोधपुर में स्थित है। और आपको ये भी पता होगा कि जोधपुर में आपके क्या है? तो जोधपुर में एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। जोधपुर में आपका क्या है बेटा? तो जोधपुर में काजरी है। जोधपुर में नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी का वेस्टर्न मुख्यालय है। क्या है? वेस्टर्न हेडक्वार्टर है, ये ध्यान रखना। जोधपुर में क्या है? जोधपुर में राजस्थान का सर्वाधिक जीरा उत्पादन है। राजस्थान का दूसरा सबसे ज्यादा वेजिटेबल प्रोडक्शन करने वाला जिला है। When and where was the locust warning organization established? तो 1959 में जोधपुर में काजरी की स्थापना हुई थी, इसलिए ये नहीं है। 1988 में आपका कुछ नहीं है। 1939 में जोधपुर में किसकी स्थापना हुई थी? आपके टिड्डी चेतावनी संगठन। अगर यूं कहा जाए तो एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, चेतावनी संगठन कहाँ है? आपके यहीं पर है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये ध्यान रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के मध्य लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन के मध्य आपके क्या होता है? मीटिंग्स होती है, जो कि आपके एक बार पाकिस्तान में, एक आपके भारत में, जिसको कह सकते हैं। तो राइट आंसर इसका सी है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिएगा। सूची 1 में पल्सेज क्रॉप्स है, सूची 2 में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा है। आपको ये पता है कि
दलहन फसलें किसका रिच सोर्स होती है? तो दलहनी फसलें, आपको ये ध्यान रखना, किसका स्रोत होती है? दलहनी फसलें प्रोटीन का स्रोत होती है। ये ध्यान रखना, किसका? प्रोटीन का स्रोत होती है। औसत एंड एवरेज देखें तो मोटा मोटा 20 से 25% के आसपास दिखाई देगा। ये ध्यान रखना। अगर आप देखेंगे इसमें तो आपको क्या दिखाई देगा? तो देखिएगा उड़द, तो उड़द में लगभग आपके 24% के आसपास होती है। चने में लगभग 21% के आसपास होती है। मसूर में लगभग जिसको कह सकते हैं 22-23% के आसपास, और चौड़ा में आपके 25। तो चौड़ा को क्या कहते हैं? वेजिटेटिव मीट कहा जाता है, यानी कि वानस्पतिक मीट कहते हैं इसे क्या कह देते हैं? इसे कहा जाता है वानस्पतिक मीट कहा जाता है। ये ध्यान रखना आपको। तो देखिएगा 24 यानी कि 3, 21 यानी कि 2, 22 यानी कि 1 और 4, 3, 2, 1, 4, 3, ये रहा आपका राइट आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी आपको देख लेना। उड़द, विग्ना मूंगो, चना साइसर एराइटिनम, लेंस एस्कुलेंटस, चौला विग्ना आपके जो विग्ना अकोंटिफोलिया, मोटमेर अंजुकुलाटा, लोबिया चौला में। ये ध्यान रखना आपको। तो राइट आंसर इसका सी है। अगला सवाल देखो, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में कुछ वेराइटीज है और सूची 2 में कुछ क्रॉप्स है, यानी कि 2 में जो क्रॉप्स है वो 1 की वेराइटी के साथ क्या मैच होती है। देखिएगा जगन्नाथ आपके धान की पहली म्यूटेंट वेराइटी है। कैसी है? तो उत्परिवर्तित वेराइटी है बेटा। ये कैसी है? ये उत्परिवर्तित वेराइटी है। देखिएगा अंबर, अंबर किसकी है? तो बारले की वेराइटी है। CSH1 किसकी है? जवार की है। और बच गया माही कंचन, माही कंचन और माही धवल दोनों मेज की है। देखिएगा माही कंचन, याद रखिएगा माही कंचन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राजस्थान से विकसित है। माही कंचन एंड माही धवल, माही कंचन एंड माही धवल वेराइटीज आर रिलेटेड टू इन मेज एंड डेवलप्ड बाय ARS बांसवाड़ा। ये ध्यान रखना कहां से विकसित होती है बेटा? ये बांसवाड़ा से विकसित होती है। और माही सुगंधा, माही सुगंधा किसकी वैरायटी है बेटा? माही सुगंधा अगर देखेंगे तो धान की आपकी वैरायटी है। धान में सुगंध डाई एसिटाइल 1 प्रोपेलाइन की वजह से आती है। धान का उत्पादन वेस्ट बंगाल में होता है। क्षेत्रफल आपका कहाँ देखने को मिलेगा? यूपी में, राजस्थान में। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? बूंदी को। एरिया और प्रोडक्शन में बूंदी राजस्थान में पहले स्थान पर है। वर्ल्ड में सिनेरियो देखेंगे तो आपके चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। ये ध्यान रखना है आपको। तो राइट आंसर धान, जौ, जवार और मक्का। मक्का यानी कि 1, जवार यानी कि 2, जौ यानी कि 3 और ये 4, 4, 3, 2, 1 कहीं मिल जाएगा तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। जिया मेज, सोरगम बाइकलर, होर्डियम वल्गेर एंड पेडी ओराइजा सेटाइवा। पेडी का मतलब होता है विथ हस्क, जो राइस होता है उसे पेडी कहते हैं, और विदाउट हस्क जो होता है उसे क्या कहते हैं? व्हाइट राइस कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया बेटा? बी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। नोरिन 10 गेहूं का ड्वार्फ जीन है। इसकी खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई? देखिएगा नोरिन 10 के अंदर भी 2 जीन है, तो वो कौन से हैं? एक RH1 है एंड RH2। नोरिन 10 का विकास जापान में किया गया। नोरिन का विकास कब हुआ? 1935 में। इसका विकास किसने किया? गोंजारिको इनाजुका राइट आंसर है। हरित क्रांति में इसी नोरिन 10 का रोल सबसे ज्यादा है। हरित क्रांति में ये ध्यान रखना। विलियम गोड कौन है? तो विलियम गोड आपके जिन्होंने विलियम गोड टर्म यूज बाय हरित क्रांति, इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ड जो है उसका इस्तेमाल किन्होंने किया था? आपके इन्होंने ही किया था। डॉक्टर GS खुश, एक है गुरुदेव सिंह खुश। तो गुरुदेव सिंह खुश क्या है? इन्होंने सुपर राइस का डेवलपमेंट किया था। ये ध्यान रखना। क्या? तो इन्होंने सुपर राइस का डेवलपमेंट किया था। और इंगो पोट्राइक्स, इंगो पोट्राइक्स कौन है? तो इंगो पोट्राइक्स ने गोल्डन राइस का डेवलपमेंट किया था। किसका किया था? गोल्डन राइस का विकास इन्होंने किया था। ये ध्यान रखना। डी। गोल्डन राइस की बात करें तो ये क्या है? तो ये विटामिन ए से रिच है। ये ध्यान रखना। विटामिन ए यानी कि अगर आप कहेंगे तो बीटा कैरोटीन। राइट आंसर क्या है यहां पर? डी है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। चले
अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है ये रहा, निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्षारीयता सहनशील करने वाली एग्रोनॉमिकल क्रॉप कौन सी है। क्षारीयता यानी कि जिसका पीएच मान सहने की कैपेसिटी ज्यादा हो, यानी कि मोर देन 7.0। देखिएगा, द मोस्ट एल्कलिनिटी टॉलरेंट क्रॉप अमंग द फॉलोइंग, डेट पॉम्स खजूर, अनार पोमोग्रेनेट, बाजरा और जौ। क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लेना और फिर जवाब देना है आपको। क्या कह रहा है, एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स, जबकि डेट पॉम क्या है, फ्रूट है, अनार फ्रूट है, तो इसलिए गलतियां कर सकते हैं। बाजरा और जौ, तो ज्यादा लवण और सहन को, लवण या सहनशील क्रॉप कौन सी है, जौ, ये ध्यान रखना है आपको। तो डी आपका राइट आंसर है। जौ जैसे चुकंदर है, जैसे आपके पालक है, ये ध्यान रखना आपको। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। फलों में खजूर अनार है ये आपका। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से सत्य कथन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट, सामान्य मृदा का स्थूल घनत्व कण घनत्व के बराबर होता है। तो ध्यान रखना, द ग्रोस डेंसिटी ऑफ नॉर्मल सॉइल इक्वल द पार्शियल डेंसिटी, बल्क डेंसिटी एंड पार्शियल डेंसिटी क्या होती है, कभी भी इक्वल नहीं होती। बल्क डेंसिटी इज ऑलवेज लेस देन पार्शियल डेंसिटी, ये ध्यान रखना। बल्क डेंसिटी हमेशा कम होती है आपके इससे, किससे, पार्शियल डेंसिटी से, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये क्या है, सत्य कथन नहीं है। सामान्य मृदा का स्थूल घनत्व कण घनत्व से 2 गुना होता है, यह आपको देखना है। तो आपके क्या होता है, 2 गुना। तो 2 गुना तो एवरेज जिसको कह सकते हैं आपको देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो सामान्य मृदाओं का स्थूल घनत्व कण घनत्व से 2 गुना नहीं होगा। स्थूल घनत्व हमेशा क्या है, तो स्थूल घनत्व का आपको जिसको कह सकते हैं बीडी, तो बीडी हमेशा कम होती है, ज्यादा कहां से होगा, नहीं होगी। सामान्य मृदा का स्थूल घनत्व कण घनत्व से आधा होता है, तो ये बात जस्टिफाई आपकी क्या है, जस्टिफाई है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। आपको पता है कि बीडी इज ऑलवेज लेस देन पीडी, और बीडी एंड पीडी, बल्क डेंसिटी और पार्शियल डेंसिटी, किसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, आपके पोरोसिटी में। पोरोसिटी इक्वल आपके 100 माइनस बीडी डिवाइड बाई पीडी इंटू 100, ये ध्यान रखना है आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाता है आपका, सी इसका सही आंसर है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अरंडी में पाया जाने वाला हानिकारक रसायन कौन सा है। अरंडी, रिसिनस कम्युनस, ठीक है, रिसिनस कम्युनिस, ठीक है। तो रिसिनस कम्युनिस क्या है, अरंडी। द हार्मफुल केमिकल फाउंड इन कास्टर इज सेफोनिन, सेफोनिन, एजाडारेक्टिन, तो एजाडारेक्टिन किस में पाया जाता है, नीम में पाया जाता है। सोलेनिन, आपके सोलेनिन और रिसिन, तो रिसिन आपके रिसिनस कम्युनस में क्या पाया जाएगा, रिसिन, ये ध्यान रखना। और अरंडी क्या है, तो ध्यान रखना आपको ऑयल सीड क्रॉप्स में आती है। और अरंडी का तेल क्या होता है, हल्का विरेचक प्रवृत्ति का होता है, दस्तावर प्रवृत्ति का होता है, ये ध्यान रखना। सोलेनिन आपके यहाँ पर नहीं, जैसे ब्रिंजल वगैरह में आपको देखने को मिलेगा। सेफोनिन आपके यहाँ पर नहीं, जैसे सेफोनिन आपके रिजगे में भी देखने को मिलता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डी इसका राइट आंसर। अरंडी का राजस्थान में उत्पादन जालोर में होता है, और अरंडी का भारत में उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, गुजरात में होता है। अरंडी किस फैमिली का है, तो अरंडी आपके किस फैमिली का है, तो ध्यान रखना अरंडी आपके, जैसे इसका फ्रूट प्रकार कौन सा है, तो फ्रूट प्रकार अगर कैप्सूल, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, कैप्सूल। और किसका है कैप्सूल, भिंडी, ठीक है। भिंडी के अलावा कैप्सूल किसका है, तो आपके जेट्रोफा, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व परागण निर्माण में सहायक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। पोषक तत्वों की बात हुई है, अगर पोषक तत्वों की बात करें तो पोषक तत्वों के बारे में आर्नोन और स्टाउट ने कब बताया था, तो आर्नोन और स्टाउट ने 1939 में बताया था। आर्नोन ने इसे 1954 में सुधारा था, फिर पुनः सुधारा गया 1965 में। किसके द्वारा सुधारा गया, तो निकोलस के द्वारा इसे पुनः सुधारा गया, ये ध्यान रखना।
आर्नोन और स्टाउट के अनुसार 16 पोषक तत्व थे, ये ध्यान रखना है आपको। 17वां पोषक तत्व कौन सा आया, तो 17वां पोषक तत्व अगर आप देखेंगे तो कौन सा था, निकिल था। निकिल को किसने डेवलप किया था, ब्राउन ने डेवलप किया था। निकिल का रोल कहाँ देखने को मिलता है, धान की फसल में देखने को मिलता है। डीजे निकोलस ने और क्या किया, डीजे निकोलस ने 4 और पोषक तत्वों के बारे में बताया। इन 4 पोषक तत्वों को क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है क्रियात्मक पोषक तत्व। ये ध्यान रखना, क्रियात्मक पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो देखिएगा सोडियम, सिलिकॉन, वेनेडियम और कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या है, तो कोबाल्ट अगर देखेंगे तो क्या है, अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट है। क्या है, अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट। अगर ऑप्शन में एक और हो मोलिब्डेनम, तो मोलिब्डेनम राइट आंसर होगा। अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं, जिनकी पौधों को आवश्यकता पार्ट पर बिलियन में दी जाती है। अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें तो साथ ही मोलिब्डेनम क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो देखिएगा सूक्ष्म पोषक तत्वों की अगर संख्या की बात करेंगे तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या 8 है, कुल पोषक तत्व 17 है। यानी कि 3 संरचनात्मक, 3 प्राथमिक, 3 द्वितीयक और आपके 8, ये 9 और 8 17 और 4 आपके 21, यानी कि क्रियात्मक पोषक तत्वों सहित कितने होते हैं, 21। आर्नोन और स्टाउट के अनुसार 16, क्रियात्मक पोषक तत्वों को इंक्लूड कर लेंगे तो 21, ये ध्यान रखना। अब क्या है, परागण के लिए बिल्कुल बोरोन सही है। मोलिब्डेनम का रोल क्या है, तो ध्यान रखना दलहनी फसलों में क्या करता है, राइजोबियम के निर्माण में इसका क्या होता है, रोल होता है। देखिएगा कॉपर आपके क्या करेगा, एंटी फंगल नेचर है, ये ध्यान रखना आपको। क्या नेचर है इसकी, तो एंटी फंगल नेचर है, ये ध्यान रखना आपको। लोहा आपके क्या करता है, तो हीमोग्लोबिन वगैरह में अपना रोल निभाता है, ये ध्यान रखना आपको। तो राइट आंसर बोरोन। बोरोन वैसे क्या होता है सूक्ष्म पोषक तत्वों में, तो लिथोफाइल होता है, ये ध्यान रखना आपको। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिएगा। मैच लिस्ट फर्स्ट विद सेकंड। लिस्ट 1 में क्रॉप्स है और लिस्ट 2 में उत्पादकता में अग्रणी राज्य। सोयाबीन, गन्ना, कपास और कुल दलहन, आपको ये बताना है कि कौन सा आपके इसमें आपको राइट आंसर दिखाई देगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो है क्या, तो ध्यान रखना प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है, ये ध्यान रखना आपको। देखिएगा सोयाबीन, तो सोयाबीन का उत्पादन कहाँ है, सोयाबीन का उत्पादन तो महाराष्ट्र में है, लेकिन प्रोडक्टिविटी किस में है, तो आपके तेलंगाना में। देखिएगा शुगर कैन की अगर हम बात करें तो शुगर कैन के आपके उत्पादन कहाँ है, यूपी में, लेकिन प्रोडक्टिविटी कहाँ, साउथ में, गुजरात में। कपास में अगर देखेंगे तो कपास में आपको क्या दिखाई देगा, राजस्थान दिख जाएगा और टोटल में आपके पल्सेज में गुजरात दिख जाएगा, ये ध्यान रखना। जबकि आपको पता है कॉटन में महाराष्ट्र है और दलहन में आपके एमपी है। तो यहां पर क्या है, देखिए 4 2 3 1 42 31, ये रहा। तो 20 का क्या है, राइट आंसर है, आपको ये ध्यान रखना। क्या है, 20 का राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको। अगला सवाल, हाँ यहां देखिएगा आपके उत्कर्ष लेकर के आया दिवाली धमाका ऑफर। क्या है इस धमाके में आपके, तो देखिएगा ये विशेष ऑफर 10 से लेकर के 15 नवंबर 2023 तक चल रहा है, तो मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। क्या है खास, अप टू 90% तक ऑफ देखने को मिलेगा। फ्री टेस्ट सीरीज है, जिस भी कोर्स को आप खरीदेंगे उसकी आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी और 6 महीने की क्या मिलेगी, आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। आपके वैसे 1 साल का होता है, तो आपके यहां पर क्या होगा, 1.5 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी। देखिएगा कार्बोक्सिन का व्यापारिक नाम क्या है, तो देखिएगा व्हाट इज द ट्रेड नेम ऑफ कार्बोक्सिन, सोरेसन, प्लांटावेक्स, वीटावेक्स और थायरम। तो थायरम आपका क्या है, सारे के सारे फंजीसाइड है। कार्बोक्सिन जो होता है उसे क्या कहा जाता है, तो वीटावेक्स को क्या कह देते हैं, कार्बोक्सिन कह देते हैं, ये ध्यान रखना। ये सारे के सारे जिसको कह सकते हैं अपन, किस में काम में ले सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट में आपके काम लिया जा सकता है और लिया जाता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हाल ही में 11 जो पेस्टिसाइड्स हैं उनको क्या किया गया है, पेस्टिसाइड्स को बैन किया गया है, उनको रोका गया है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, बोर्डो मिश्रण का आविष्कार कहां हुआ था, तो मिलारेंडेट ने इसका क्या किया था, आविष्कार किया था, ये ध्यान रखना। किसने, तो मिलारेंडेट ने इसका क्या किया था,
आविष्कार किया था, ये ध्यान रखना आपको, मिलारेंडेट ने। अगर देखेंगे तो क्या है बोर्डो मिक्सचर, ध्यान रखना एंटी फंगल है, यानी कि ये कवक को रोकता है। तो आपके क्या है, कवक नाशी है। इसका विकास किसके लिए हुआ था, तो आपके अंगूर में, ध्यान रखना अंगूर के लिए हुआ था, ये ध्यान रखना है आपको। कहाँ हुआ, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा और भारत। तो देखिएगा आपके इसका अंगूर का उत्पादन कहाँ होता है, भारत में सबसे ज्यादा नहीं होता, भारत में विश्व का सबसे बेस्ट क्वालिटी का अंगूर पैदा होता है, इसलिए विश्व का 80% ग्रेप्स वाइन में चला जाता है, शराब में चला जाता है, और भारत का 80% किस में चला जाता है, खाने में चला जाता है। तो ये आपके क्या है, फ्रांस, ये ध्यान रखना, वाइटिस विनिफेरा आपके यहाँ पर इसका जो है डाउनी मिल्ड्यू जो रोग है उसको कंट्रोल करने के लिए किया गया था, ये ध्यान रखना। और ये एक क्या है, तो आपके जिसको कह सकते हैं अचानक हुई खोज है, ये ध्यान रखना आपको, क्या है, डाउनी मिल्ड्यू, ये ध्यान रखना। तो राइट आंसर इसका क्या है, ए इसका सही आंसर है, ये ध्यान रखना। अगला सवाल देखिएगा, ब्लैक 47 किससे संबंधित है, द ब्लैक 47 इज रिलेटेड टू टमाटर, आलू, मटर और प्याज। ब्लैक 47 क्या है, तो ये ध्यान रखना आलू से संबंधित, जिसको कह सकते हैं इसका क्या है, संबंध है, ये ध्यान रखना। आलू की वजह से अकाल कहाँ आया था, तो ध्यान रखना आलू की वजह से अकाल आपके कहाँ देखने का मिले, आयरलैंड में मिला था। तो इसी से संबंध है आपका, ये ध्यान रखना है, ठीक है, आपके आलू। तो ये ध्यान रखना आपको, यूपी में इसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। इसे क्या कहा जाता है, आपके गरीब का, इसे क्या कह देते हैं, गरीब का, जिसको कह सकते हैं आपके गरीब का मित्र, जिसको कह सकते हैं कैचुए को कहा जाता है। तो गरीब के साथ इसका संबंध है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। गरीब का एक प्रकार से जिसको कह सकते हैं वेजिटेबल्स के रूप में, जैसे ब्रिंजल वगैरह में देखते हैं ना, उस प्रकार से। तो आपका बी। अगला देखो, ऐसे बीज जिनका उपयोग दूसरी पीढ़ी में नहीं किया जा सकता। तो दूसरी पीढ़ी में उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी प्योरिटी फेल हो जाती है, ध्यान रखना, क्या हो जाती है, प्योरिटी फेल हो जाती है। तो द सीड्स विच कैन नॉट बी यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन आर सिंथेटिक सीड, मिश्रित बीज, मिक्स्ड, संकर बीज या अधिक उपज देने वाले। देखिएगा संकर बीज की अगर बात करेंगे तो देखिएगा, अगर हम देखेगा, अगर ये आपके क्या है, दो गैमेट है आपके, तो यहां से ए और यहां से बी, दोनों का क्रॉस करवाया ए बी, तो ये F1 PD है, इसमें क्या होते हैं, कैरेक्टर्स सारे इक्वल दिखाई देते हैं। लेकिन F2 PD में क्या होगा, ये कैरेक्टर्स फेल जाएंगे, ठीक है, ये कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, फेल जाएंगे। तो देखो यहाँ पर ए, यहाँ पर ए बी, यहाँ पर ए बी और यहाँ पर बी बी। तो देखिएगा यहाँ पर क्या कैरेक्टर्स का क्या हो गया, स्प्रेड हो गया, तो अपने अपने कैरेक्टर्स दिखाएंगे, ये ध्यान रखना। पहली पीढ़ी में जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो डोमिनेंट होता है, बाकी दूसरी पीढ़ी में अपने अपने कैरेक्टर्स दिखाने लग जाते हैं, इसलिए आपके हाइब्रिड बीज, ध्यान रखना आपको। तो हाइब्रिड सीड आपके यहां देखने को मिलेगा। अगला देखो, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिएगा। मैच लिस्ट फर्स्ट 1 लिस्ट सेकंड। लिस्ट 1 में मर्दा नमी का वर्गीकरण है और दूसरी में उसकी पीएफ वैल्यू है, ये ध्यान रखना, क्या है, उसकी पीएफ वैल्यू को दे रखा है, ये ध्यान रखना कि आपके क्या है, उसकी पीएफ वैल्यू को आपको बताना है, ये ध्यान रखना। देखिएगा ग्रेविटेशनल वाटर आपके प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि ये लेस देन आपके 1/3 ATM आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। देखिएगा क्षेत्र धारण क्षमता, एरिया होल्डिंग कैपेसिटी, इसको कहते हैं फील्ड कैपेसिटी कहा जाता है वैसे, और यहाँ पर कैपिलरी वाटर और मूर्छान बिंदु। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये ध्यान रखना फील्ड कैपेसिटी की कितनी होती है, फील्ड कैपेसिटी किस पर आती है, फील्ड कैपेसिटी 1/3 पर। तो इसकी पीएफ वैल्यू कितने पर आती है, 2.5 पर। गुरुत्वाकर्षण कितना होता है, 1/3 से कम, तो इसकी पीएफ वैल्यू कितनी होगी, 2.5 से कम होगी, ये ध्यान रखना। तो आपके ये रही इसकी पीएफ वैल्यू, ये तो हो गया आपके फील्ड कैपेसिटी की कितनी है, 2.54 है। अगला देखो आपके कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर क्या है, तो कैपिलरी वाटर अगर देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, 1/3 से लेकर के 31 ATM तक होता है, लेकिन यहाँ पर 31 ATM तक नहीं दिखा रखा है, इसको कहाँ तक दिखा रखा है,
हाँ चलो 31 ATM तक है 4.50। तो यहाँ पर कैपिलरी वाटर के साथ ये है और इसका ये है, ये ध्यान रखना आपको, बच गया जो। तो यहाँ पर क्या है, एक, देखो पहले में एक, तो या तो ये या ये, फिर देखिएगा बी में क्या है 3, तो ये रहा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए, ये ध्यान रखना। प्लांट्स को अवेलेबल कौन सा होता है, प्लांट्स को मिलने वाला जल कौन सा है, कैपिलरी वाटर है, ये ध्यान रखना आपको, क्या है, कैपिलरी वाटर। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सी बीज पित्त सूत्रकर्मी यानी सीड गोल नेमेटोड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीड गोल नेमेटोड, बाल्स, मोफिला, ट्रिटिस, ट्राइको आपके डोरस या एप्लेज, आपके एप्लेज कोडाइस, ये क्या है आपको बताना है कि सीड गोल नेमेटोड आपको बताना है कि सीड गोल नेमेटोड किस में दिखाई देगा। तो आपके क्या है और कौन सा है, सीड गोल नेमेटोड जो सीड में आपके इंटरनल सीड में रहेगा। तो बाल्स, मोफिला, ट्रिटिस, ट्राइकोडोरस, तो ट्राइकोडोरस नहीं है और एप्लाइकोडिस भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, ये ट्रिटिस जो है आपके क्या है, सीड गोल नेमेटोड है, ये ध्यान रखना आपको। निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क कवकनाशी है, संपर्क कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड बताना है कौन सा है आपके इनमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्टैक्ट हर्बिस, आपके फंजीसाइड, कैप्टान, बेनलेट, प्लांट वैक्स और कार्बनडाजिम, आपको क्या बताना है, कॉन्टैक्ट, ये ध्यान रखना आपको। तो आपके ये बताइएगा कौन सा होगा, कैप्टान, बेनलेट, प्लांट वैक्स। कार्बनडाजिम में तो क्या होता है, मैनकोजेब, एक तो मैनकोजेब है और एक कार्बनडाजिम है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर कार्बनडाजिम तो क्या है, सिस्टमेटिक है, प्लांट वैक्स सिस्टमेटिक है, बेनलेट। तो कैप्टान क्या होता है, कैप्टान आपके कॉन्टैक्ट है, ये ध्यान रखना। इसलिए इसका प्रयोग आप देखेंगे सी ट्रीटमेंट में आपके देखने को मिलेगा। अगला देखो, सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली हरी खाद कौन सी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड ग्रीन मैन्योर क्रॉप, आपको बताना है कौन सी है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। सनई, तो सनई का यूज किया जाता है हरी खाद के रूप में, क्रोटोलेरिया जूनसिया, ढेचा, सेसपेनिया रोस्ट्रेटा, जई, जई तो क्या है आपके हरे चारे में यूज करते हैं, किस में यूज करते हैं, हरे चारे में इसका यूज किया जाता है। मूंग, मूंग का प्रयोग हम हरी खाद के रूप में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका होता है, ढेंचे का, ये ध्यान है, सेसपेनिया रोस्ट्रेटा। और ये क्या करता है, आपकी क्षारीयता जो होती है उस क्षारीयता को कम करता है, तो क्षारीयता को कम करता है, ये ध्यान रखना है आपको। सनई आपके क्रोटोलेरिया जूनसिया कहाँ यूज की जाती है, आर्द्र क्षेत्रों में, कहाँ यूज होती है, आर्द्र क्षेत्रों में। और ये कहाँ होती है, तो ये आपके शुष्क क्षेत्रों में, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना। बी इसका क्या है, राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको। रॉक फॉस्फेट P2O5 में क्या होता है, तो रॉक फॉस्फेट किसका सोर्स है, रॉक फॉस्फेट सोर्स है बेटा आपके फास्फोरस का और कैल्शियम का, ये ध्यान रखना आपको। इसलिए इसका प्रयोग हाईली एसिडिक सॉइल्स को सुधारने में किया जाता है, ये ध्यान रखना। किसमें, अधिक अम्लीय मृदाओं को सुधारने में, किसमें, तो अधिक अम्लीय मृदाओं को सुधारने में इसका प्रयोग करते हैं, अधिक अम्लीय मृदाओं में, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, अधिक अम्लीय मृदाओं को सुधारने में। रॉक फॉस्फेट देखिएगा 10 to 15, 15 to 20 और 20 to 40, तो 20 से 40% क्या पाया जाता है इसमें, फास्फोरस पाया जाता है, ये ध्यान रखना। सी इसका राइट आंसर। राजस्थान में रॉक फॉस्फेट के भंडार कहाँ है, तो राजस्थान में रॉक फॉस्फेट के भंडार आपको उदयपुर वाले क्षेत्र में खूब दबा करके दिखेगा, ये ध्यान रखना। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला देखो, सिंचाई की वह प्रणाली जो पौधों को उसके उपभोग के बराबर पानी की आपूर्ति करती है। उपभोग का मतलब उसे कितना चाहिए, उसकी डिमांड कितनी है उतनी ही सप्लाई करता है, ये ध्यान रखना आपको। तो देखिएगा, द सिस्टम ऑफ इरिगेशन सप्लाइज वाटर टू द प्लांट्स इक्विलिएंट टू इट्स कंजप्शन यूज। फ्लड इरिगेशन, तो फ्लड इरिगेशन की सबसे कम वाटर यूज एफिशिएंसी होती है, तो फ्लड इरिगेशन क्या है, तो ध्यान रखना फ्लड इरिगेशन में आपको क्या दिखाई देगा, मैक्सिमम वाटर लॉस, यानी कि अधिकतम तो क्या होगा, वाटर लॉस होगा, और क्या होगा इसकी मिनिमम, आपके क्या होगा, मिनिमम, इसकी मिनिमम वाटर यूज एफिशिएंसी होती है, ध्यान रखना। क्या होती है, मिनिमम वाटर यूज एफिशिएंसी पाई जाती है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहां पर क्या है, बाढ़ नहीं होगा, और बाढ़ सिंचाई कहां होती है, धान में यूज की जाती है, ये ध्यान रखना। अगला फर्रो,
देखिएगा फरो कहाँ यूज की जाती है आपके, फरो की अगर आप बात करोगे तो फरो यूज होती है आपके जैसे मक्का में यूज करते हैं, आलू में आप यूज करते हैं, गन्ना में आप यूज करते हैं, और रूट क्रॉप्स में आज क्या करते हैं इसे, रूट क्रॉप्स में आप इसे इस्तेमाल करते हैं, ये ध्यान रखना। ड्रिप इरिगेशन और चेक बेसिन, चेक बेसिन जो होती है किस में इस्तेमाल की जाती है आपके, विशेष रूप से गेहूं में इस्तेमाल की जाती है, चना में इस्तेमाल की जाती है, सरसों में इस्तेमाल की जाती है। तो ड्रिप इरिगेशन इसका क्या है, राइट आंसर। इरिगेशन के जितने भी मेथड्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा वाटर यूज एफिशिएंसी इसी की पाई जाती है, मिनिमम लॉस और मैक्सिमम वाटर यूज एफिशिएंसी। तो इसमें क्या होती है, तो देखिएगा इसमें मिनिमम तो क्या होता है वाटर लॉस, मिनिमम वाटर लॉस एंड मैक्सिमम वाटर यूज एफिशिएंसी, और मैक्सिमम वाटर यूज एफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, सी राइट आंसर ड्रिप, ये ध्यान है। विकास इजराइल में हुआ, सिमचा बलोच ने किया, वाटर यूज एफिशिएंसी 92-95 पाई जाती है सबसे ज्यादा, ये ध्यान रखना है आपको, सी इसका राइट आंसर है। प्रेशर कितना होता है 1.5 से लेकर 2.5 kg स्क्वायर मीटर। धनिया के बीज की फसल की कटाई कब करनी चाहिए, धनिया कोरिंडरम सेटाइवम कॉन्ड्रियोल की वजह से स्मेल पाई जाती है। राजस्थान में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, झालावाड़ में पाया जाता है। राजस्थान में इसका उत्पादन कहाँ पाया जाता है बेटा, झालावाड़ में पाया जाता है। अब देखिएगा क्या है, तो ये रबी की फसल है और क्या है, मसाला फसल है, ये ध्यान रखना है आपको। और कब हार्वेस्ट करनी चाहिए, व्हेन शुड द कोरिंडर सीड क्रॉप बी हार्वेस्टेड, 70% पीला हो जाने पर, 50% येलो हो जाने पर, 30% पीला हो जाने पर, या 10% पीला हो जाने पर। कब करनी चाहिए, तो जब इसके बीज 50% के आसपास जब पीले पड़ना शुरू हो जाए तब हम क्या कर लेते हैं, आपके इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, ये ध्यान रखना। देखिएगा जीरा, तो जीरा कहां देखने को मिलता है, जीरा देखने को मिलता है जोधपुर में सबसे ज्यादा। मेथी कहां देखने को मिलती है, मेथी मिलती है बाड़मेर में, ये आपके बीकानेर में, मेथी बीकानेर में। और आपके सौंफ पहले जो होती थी यहाँ पर सिरोही में, आजकल नागौर में देखने को मिलती है। और एक ये धनिया आपके सिलेबस में 4 ये बीजे मसले जिनकी आपके 4 ये बीजे मसाला क्रॉप्स है जिनकी हमने बात करें। बीजे मसालों के लिए नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेज, तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेज कहाँ है, तो ये है आपके तबीजी अजमेर में। कहाँ है, तो ये है तबीजी अजमेर में, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या है, बी। अगला देखो, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में पोषक तत्व और उनके स्रोत है फास्फोरस, बोरोन, मैग्नीज, कॉपर, चार्कोसाइट, पायरोनोसाइट और टूर्मेलाइन और एपेराइट। आपको यहां पर सोर्स बताना है कि कौन किसका सोर्स है, ये ध्यान रखना। फास्फोरस पी से, फास्फोरस पी से पायरोलूसाइट, ये ध्यान रखना क्या है, पायरोलूसाइट आपके दिखाई देगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहां पर क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको क्या करना है, मैच करना है, ये ध्यान रखना। अच्छा पहले फास्फोरस है क्या, ठीक है भाई, पहले फास्फोरस है। तो फास्फोरस तो किस में होता है, एपराइट में आपके क्या है, फास्फोरस पाया जाता है, ये ध्यान रखना। किस में पाया जाता है, एपेराइट में आपके क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। बी किस में, बोरोन किस में देखने को मिलता है, टर्मेलाइन में बोरोन देखने को मिलता है। मैग्नीज आपके पायरोलूसाइट में, कॉपर आपके चार्कोसाइट में। तो ठीक है, 4, 3, 2 और 1 फास्फोरस एपेराइट, ठीक है, फास्फोरस एपेराइट में, बोरोन टर्मेलाइन में, ठीक है, मैग्नीज आपका पायरोलूसाइट में और कॉपर चार्कोसाइट में, ठीक है। 4, 3, 2, 1, तो ये आपका सही आंसर है, ये ध्यान रखना बी। अगला देखो, मुनसेल रंग चार्ट में रंग की शुद्धता को दर्शाया जाता है ह्यू, वैल्यू और क्रोमा। तो वैल्यू क्या होता है, वैल्यू तो मान होता है, क्रोमा और ह्यू आपको क्या बताना है, रंग की शुद्धता को दर्शाता है। मुनसेल कलर चार्ट में आपके टोटल जिसको कह सकते हैं, आपके इसमें छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहां पर प्योरिटी को किसको कौन दर्शाता है, ह्यू, वैल्यू और क्रोमा। तो क्रोमा किसको दर्शाता है, आपके इसको दर्शाए। ह्यू किसको दर्शाएगा, ह्यू दर्शाएगा रंग को, और वैल्यू किसको दर्शाता है, उसकी आपके जो शाइनिंग होती है उसके साथ आपके। तो क्रोमा क्या है,
जिसको कह सकते हैं प्योरिटी ऑफ कलर, ये ध्यान रखना आपको। सी, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। सूची 1 में क्या है, मृदा सुधारक है और उसकी तुल्यांकी अम्लता, ये जिप्सम का तुल्यांकी मान है, यानी कि अगर इसके एवज में कितनी जिप्सम यूज करें हम, ये ध्यान रखना आपको। तो आयरन सल्फेट, सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड और जिप्सम, तो जिप्सम की आपको तुल्यांकी जो मान है जिप्सम का कितना होगा, तो जिप्सम का तो आपके जिसको कह सकते हैं आपके कितना दिखाई देगा जिप्सम का, भाई देखो जिप्सम डाल रखी है और किसके साथ तुलना कर रहा है, जिप्सम के साथ तुलना कर रहा है, ये ध्यान रखना आपको। तो जिप्सम में तो आपके क्या है, बराबर है 1। देख लो डी में कहां दिख रहा है, तो डी में 1 है आपके, इसको कह सकते हैं, ठीक है। डी में देखो आपके यहां पर अगर डी देखेंगे तो डी में क्या दिखाई देगा, 1 या तो यहां पर है और या यहां पर है। अब इसके बाद देखो आपके आयरन सल्फेट, तो आयरन सल्फेट की कितनी पाई जाती है, लगभग आपके जिसको कह सकते हैं आपके 0.57, 1.2 और 0.19, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहां पर इसकी कितनी पाई जाती है, आयरन सल्फेट की, आयरन सल्फेट की पाई जाती है आपके इसको कहा जाए तो 1.62, तो ए में 3। सल्फर की कितनी पाई जाती है, सल्फर की सबसे कम है आपके पास 0.9, और सल्फ्यूरिक एसिड की कितनी है, तो सल्फ्यूरिक एसिड की आपकी ये रही 0.57। मृदा सुधारक यानी कि जिप्सम के कंपैरिजन में, जैसे ये मान लीजिएगा इसको अगर अपन ये कहे कि जिप्सम को 100 किलो यूज कर रहे हैं, जिप्सम का मान ये मान लें कि 100 किलो है किसी मृदा को सुधारने के लिए, तो जिप्सम की जगह आयरन सल्फेट कितनी यूज करनी पड़ेगी, 162 kg, जबकि सल्फर कितनी यूज करनी पड़ेगी 0.919, और सल्फ्यूरिक एसिड कितना करना पड़ेगा 0.57। तो यहां पर देखो आयरन सल्फेट की कितना है 3 नंबर, सल्फर का कितना है 2 नंबर, और सल्फ्यूरिक एसिड का 4 और ये 1, तो 3241, ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। अगला देखो, इनाम योजना किस वर्ष शुरू की गई, तो आपके 2016 में शुरू की गई थी। इनाम क्या है, यह एक पेन इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से किसान और व्यापारी अपनी फसलों को घर बैठे खरीद भी सकते हैं और घर बैठे बेच भी सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको। पीएमएफबीवाई के तहत सभी वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम दर क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत आपकी खरीफ 2016 में होती है, ये ध्यान रखना आपको। तो व्हाट इज द प्रीमियम रेट फॉर द ऑल कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स अंडर पीएमएफबीवाई, किसमें पूछ रहा है ये, बागवानी में। तो देखिएगा 2% तो किसमें है, खरीफ में, 3% किसी में नहीं है, 4% किसी में नहीं है, 5%, 1.5% किसमें है, रबी में। तो डी इसका क्या है, राइट आंसर। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन की आपूर्ति नहीं करता, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सप्लाई नाइट्रोजन, राइजोबियम, एजोस्पाइरिलम, ट्राइकोडर्मा विरिडी और एजोटोबैक्टर, निम्न में से कौन से नाइट्रोजन की आपूर्ति नहीं करता है, यहां पर ये बताना है। तो एजोटोबैक्टर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, एजोस्पाइरिलम नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, राइजोबियम भी करता है, राइजोबियम दलहन में, एजोस्पाइरिलम गन्ना यानी कि ग्रेमिनी में, एजोटोबैक्टर गेहूं यानी कि ग्रेमिनी में। ट्राइकोडर्मा विरिडी तो क्या है, ट्राइकोडर्मा तो एक फंगस है, विल्ट के अंतर्गत रामबाण काम करता है, ये ध्यान रखना। प्रति ग्राम 6 से लेकर के प्रति केजी 6 से लेकर के 8 ग्राम बीज का उपचार प्रयोग करते हैं, तो सी इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको। अगला देखो, पानी की कमी के प्रति संवेदनशील निम्न में से माध्यम कौन सा है, विच इज लो टू मीडियम सेंसिटिव टू वाटर शॉर्टेज, यानी कि पानी की कमी के प्रति निम्न से मध्यम की ओर कौन सी है, तो विच इज लो मीडियम सेंसिटिव वाटर शॉर्टेज। ये क्वेश्चन आपके किस में पूछा जाता है, आईबीपीएस में पूछा जाता है। तो देखिएगा, कपास, जवार, जवार तो क्या है, इसे तो कम पानी चाहिए। मक्का, गेहूं, गेहूं क्या है, मध्यम से आपके जिसको कह सकते हैं मध्यम से हाईली की तरफ आपको दिखाई देगी, तो इसे ज्यादा है। यहां पर कपास क्या है, तो कपास कौन सी है, मिड से लेकर के आपके लो से लेकर के मीडियम की तरफ, ये ध्यान रखना। कपास कैसी है, लो से मीडियम की तरफ, तो ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी के कारण युवा पत्ते हरितक में बदल जाते हैं और डंठल छोटा हो जाता है, यंग लीव्स टर्न इनटू क्लोरेटिक एंड स्टॉक्स शॉर्ट ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, कॉपर, ऑक्सीजन, जिंक और लोहा। पोषक तत्व की कमी होने के कारण आपको ये बताना है कि जिसको कह सकते हैं आपके पोषक तत्व की कमी की होने की वजह से क्या हो जाएंगे,
जो नई पत्तियां है वो किस में बदल जाएगी, युवा पत्तियां हरितक में बदल जाती है, यानी कि रंग आपके उड़ने लग जाएगा, ये ध्यान रखना। तो आपके देखना है, और डंठल छोटे रह जाते हैं। तो ऑक्सीजन का तो कोई रोल नहीं है। जिंक में क्या होते हैं, स्पोर्ट्स पढ़ेंगे आपके, तो जिंक भी नहीं है। कॉपर और आपके आयरन, तो यहां पर क्या है, फेरस की वजह से आपके क्या होता है, इंटरवेनियल क्लोरोसिस होता है नई पत्तियों में। अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है, तो देखिएगा 7.0 उदासीन है, 7.0 से ज्यादा क्षारीय और 7.0 से कम अम्लीय, तो 7 से कम, ये ध्यान रखें। अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है, तो देखिएगा 7 से ज्यादा यहां पर आपको देखने को मिलेगा। 7 से ज्यादा तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 5.5 से ज्यादा, और यहां पर 5.5 से कम। तो अब 5.5 से ज्यादा तो देखो 6.5 भी है, 7 भी है, 8 भी है, तो यहां पर कुछ रिस्क ज्यादा है। और इधर सारी की सारी क्या है, अम्लीय ही है, ये ध्यान रखना। तो ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे आज के इसमें अपनी क्लास में, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिएगा, बात कर लेते हैं दिवाली धमाका ऑफर की। तो यह ऑफर 10 से लेकर के 15 नवंबर 2023 तक चलेगा। 6 दिवसीय आपके शानदार धमाका ऑफर, अप टू 90% आपके क्या है, छूट है। फ्री टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी और 6 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। कौन कौन से कोर्सेज, तो देखिएगा एग्रीकल्चर के सारे कोर्सेज, पशु परिचर एक बड़ी भर्ती और इंपॉर्टेंट जिसको कह सकते हैं, तो यह कोर्स ऑफर प्राइस में आपको 2000 रुपए के साथ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का कोर्स 2000 रुपए के साथ, और जेट टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट, भविष्य में एग्रीकल्चर को अपना कैरियर बनाने वाले विद्यार्थियों के लिए, जिनका बैकग्राउंड क्लास 12th एग्रीकल्चर, क्लास 11th एग्रीकल्चर है, और वो जेट का टेस्ट देना चाहते हैं, उत्कर्ष के साथ जुड़ करके उत्कृष्ट तैयारी करना चाहते हैं जेट की, तो आप अपने सभी दोस्तों को, अपने परिचितों को जरूर बताएं। जेट टारगेट बैच मात्र 2000 रुपए की फीस के साथ अभी शुरू हुआ है। AAO आपके 2500 रुपए कोर्स, तो सभी विद्यार्थियों की, इसको कहे स्नातकधारी विद्यार्थियों की मांग थी AAO के कोर्स को लेकर के, तो उत्कर्ष लेकर के आया है AAO का कोर्स भी मात्र 2500 रुपए में। पशु परिचर खजाना बैच, क्या है खजाना बैच में, एक ही बैच में आपके एक ही फीस में जयपुर और जोधपुर दोनों जगह का कोर्स आपको देखने को मिलेगा। ये रहा 2500 रुपए में। और IBPS AFO, तो जिस प्रकार AAO की मांग थी उसी प्रकार IBPS AFO के कोर्स को भी उत्कर्ष लेकर के आपके साथ जुड़ा है मात्र 2500 रुपए में। तो दीपावली की इन छुट्टियों में भी उत्कर्ष आपको लगातार ये क्लासेज प्रोवाइड करवा रहा है, ताकि आपकी पढ़ाई रुके नहीं, आप झुके नहीं, आप यूं ही आगे बढ़ते रहें। तो दीपावली के इस पावन पर्व पर एक बार पुनः आप सभी को और आपके परिवार को, उत्कर्ष परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आप खूब एंजॉय करें, खूब जिसको कह सकते हैं मौज करें इस दीपावली के पावन पर्व पर, और अपने बड़ों का आदर सत्कार और सम्मान करें, छोटों के साथ प्यार और स्नेह से इस त्यौहार को सेलिब्रेट करें। तो सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः दीपावली के इस पावन पर्व की, जिसको कह सकते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। यूं ही जिंदगी में मुस्कुराते रहें, यूं ही जिंदगी में आगे बढ़ते रहें, ये ध्यान रखना है आपको। आसानी से दिल लगाए जाते हैं मगर मुश्किल के बाद निभाए जाते हैं। मोहब्बत ले आती है उन राहों पर जहां दियों के बदले दिल जलाए जाते हैं। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, ये ध्यान रखना। तो यूं ही आपके इस दीपावली के पावन पर्व पर आप दीपक जलाएं और अपनी इस खुशियों को दोगुनी करें। उत्कर्ष के साथ जुड़ करके अपनी उत्कृष्ट तैयारी करने के लिए धमाका ऑफर नहीं भूले। तो सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।